हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम। देखो एटम होता क्या है और किसने पहली बार बताया था एटम के बारे में। तो एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था ऋषि कनाद, महर्षि कनाद भी जिनको बोलते हैं। उन्होंने बताया था कि व्हाट इज द एटम। एटम को उन्होंने परमाणु के नाम से बताया था। उन्होंने बोला था कि किसी भी पदार्थ को, जिसको हम मटीरियल बोलते हैं, किसी भी मटीरियल को हम काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब वो मटीरियल कटना बंद कर देगा, उस कंडीशन को, उस पार्टिकल को हम परमाणु बोलते हैं। उन्होंने बोला था कि ये एक अनकटेबल पार्टिकल होगा जिसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। तो महर्षि कनाद ने अपनी एक थ्योरी की बुक निकाली थी जिसका नाम था एटॉमिक थ्योरी ऑफ कनाद। कनाद एटॉमिक थ्योरी के नाम से एक बुक निकाली थी। ये एक इंडियन फिलोसोफर होने की वजह से इनको इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। इतने फेमस नहीं हो पाई, इनकी थ्योरी इतनी पब्लिश नहीं हो पाई। इनके बाद में नए आते हैं जिनका नाम होता है डाल्टन। डाल्टन की थ्योरी को हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डाल्टन के बारे में। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है। तो उनके कुछ स्टेटमेंट आपको बहुत डीप करके याद रखने हैं, बहुत डिटेल में याद रखना है, क्योंकि पूछता है एग्जाम में कि राइट डाउन द 5 पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहला पॉइंट तो सेम था, ऋषि कनाद जैसा ही था, कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जितने भी मटीरियल है वो काट दो तो सारे के सारे एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में बढ़ जाएगा और वो स्मॉल पार्टिकल बोला जाएगा एटम। उन्होंने परमाणु बोला था, इन्होंने एटम बोल दिया। क्लियर हो गई इतनी बात। दूसरी बात जो बोली वो बोली एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। इन्होंने बोला एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आज तो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं एटम में। अब इनका कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, वो ड्रॉबैक्स भी अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो उन्होंने दूसरी जो इनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी वो थी कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, कभी भी काटे नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट था वो था एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब ना तो बनाया जा सकता ना मिटाया जा सकता, किसको? एटम को। ठीक है। चौथी जो पॉइंट था इनकी एटॉमिक थ्योरी का वो था एटम आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मैनी काइंड ऑफ एटम एज आर एलिमेंट्स। जितने तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हर एक का अलग अलग एटम होगा। बात तो सही है इनकी। और पांचवी जो बात बोली वो बोली इन्होंने ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट लाइक हैविंग द सेम मास। जैसे मैग्नीशियम का अपना एक एटम का मास होगा तो जितने भी मैग्नीशियम के आपके एटम मिलेंगे वो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे ही होंगे। और कैल्शियम का अपना मिलेगा, पोटेशियम का अपना मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने बोला कि आइडेंटिकल होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हम ड्रॉबैक्स में देखेंगे कि ये भी बात उनकी गलत साबित हुई थी। कैसे हुई थी वो हम ड्रॉबैक्स में देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। छठी बात इन्होंने बोली थी एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट। मतलब पोटेशियम का अलग एटम होगा, कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी, साइज अलग होगी, मास अलग होगा। कैल्शियम का अलग एटम होगा, एटम का मास में एटम की साइज, ऐसा एटम का बिहेवियर अलग होगा। और इनकी जो सातवीं बात थी वो थी केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट। दो एलिमेंट है मतलब दो एटम है, जब वो ज्वाइन होंगे दो एटम ज्वाइन होंगे। ये उन्होंने बोला था कि दो एलिमेंट को मिला के कंपाउंड बनाओगे, इसका मतलब दो उन एलिमेंट्स के एटम्स को आप मिला रहे हो तब जाके कंपाउंड बन रहा है। तो ये तो उनकी थ्योरी थी। इसके अंदर से पक्का आपसे पूछता है कि आप 5 पॉइंट एटॉमिक थ्योरी के लिख दो। तो ये इनमें से कोई भी 5 आपको लिखने हैं, साथ के साथ हो जाए याद तो वेरी गुड। तो कौन से 5 आपको याद रखने हैं मैं जल्दी से बता देता हूँ। कि पहला पॉइंट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच इज नोन एज द एटम। दूसरी बात एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये बहुत इजी पॉइंट्स होते हैं। एटम कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, तीसरे पॉइंट। चौथा पॉइंट है एटम आर वेरियस काइंड, देयर आर एज मैनी काइंड ऑफ एटम एज आर एलिमेंट। जितने तरीके के एलिमेंट उतने तरीके के एटम्स है। तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है चारों पांचों पॉइंट। और जो पांचवा और छठा पॉइंट है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है। कैसे? कि ऑल द एटम गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। और छठा पॉइंट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट इन मास। मतलब कहने की बात एक ही है, बस 2 पॉइंट करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप इस तरीके से 5 पॉइंट आराम से निकाल सकते हो। तो याद रखना है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। अगर आपको नोट्स में लिखना है तो ये 5 इनमें से कोई भी 5 पॉइंट लिख लो। पूरे पॉइंट पे आप लिख सकते हो। नीचे PDF तो मिल ही जाएगी, आप उनको याद रखोगे। लेकिन जब तक खुद एफर्ट नहीं मारोगे तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आपको भी पता है। ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक्स देखते हैं। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि अब थ्योरी नहीं पूछेंगे, ड्रॉबैक्स पूछेंगे। दोनों ही चलते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव चलते हैं कि ड्रॉबैक्स पूछ लिया तो थ्योरी नहीं पूछेंगे, थ्योरी पूछ लिया तो ड्रॉबैक्स नहीं पूछेंगे। ड्रॉबैक में पहली बात इन्होंने बोला था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकते हैं, लेकिन एटम कैन बी डिवाइड। आप एटम को डिवाइड कर सकते हो, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की फॉर्म में। तो एटम कैन बी डिवाइड। दूसरी बात थी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेज दैट ऑल एटम ऑफ एन element have exactly same mass. It is however now known that atom of the same element can have slightly different masses. जैसे
आपको पता है कि आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप मतलब क्लोरीन जो होता है उसके अलग अलग मास वाले क्लोरीन भी मिलते हैं, समझ पा रहे हो? मतलब 17 तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास दोनों का अलग अलग होगा। ऐसे भी आपको क्लोरीन मिलते हैं जिनको हम आइसोटॉप के नाम से बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट भी यही है जिसके बारे में बात हो रही है, उन्होंने तीसरा जो ड्रॉबैक है वो लिखा है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेड दैट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मासेस। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके मास सेम होते हैं जी, उनको हम आइसोबार बोलते हैं। तो आइसोबार और आइसोटॉप बेसिकली ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। आप सीधा भी लिख सकते हो कि डाल्टन वाज नॉट एबल टू डिस्क्राइब अबाउट द आइसोबार एंड द आइसोटॉप। आइसोटॉप्स क्या होते हैं मैंने बताया, जिनके मासेस अलग अलग होते हैं लेकिन नंबर सेम होता है। और आइसोबार होता है जस्ट इसका वाइस वर्सा, जस्ट इसका उल्टा। क्लियर हो गई बात? ओके। तो इनके बारे में बिल्कुल डाल्टन को कुछ पता नहीं था तो इन्होंने इनको लिख दिया था। ये ड्रॉबैक्स है, 3 मेजर ड्रॉबैक्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, ये एटम्स के बारे में पता चल गया। अब एटम क्या करेंगे, मिलेंगे, क्या क्या बनाएंगे, केमिकल बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 2 लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला लॉ है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास? कंजर्व शब्द का ही मतलब है कि किसी चीज का एज इट इज बने रहना, जैसा वो पहले था वैसे ही वो बाद में भी रहे, उसको बोलते हैं कंजर्व रहना। ओके, कंजर्व मतलब ये लॉ बोलता है कि आप कोई भी रिएक्शन करवाओ, कोई भी 2 एटम्स को मिलाओ, जैसे नमक और पानी, दोनों को मिलाओ। रिएक्शन से पहले जितने मास था उनका, रिएक्शन के बाद भी, मिलने के बाद भी उनका मास उतना ही रहेगा। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ पे मैं एक Na प्लस में Cl ले लेता हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में। Na और Cl मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं। ये 1 kg मान लेता हूँ, ये भी 1 kg मान लेता हूँ। अब इनका जो प्रोडक्ट बनेगा NaCl, वो कितना बनेगा? पॉज द वीडियो, राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 1 kg Na था, 1 kg क्लोरीन था। तो आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा NaCl वो कितना kg होगा। क्या वो 2 kg होगा, क्या वो 1 kg होगा, क्या वो 4 kg होगा? पॉज द वीडियो राइट नाउ और कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। इससे क्या होगा, आप ना इंटरेक्ट कर पाओगे, आप अंदर घुस पाओगे लेक्चर के। तो आपने लिख दिया होगा, तो ऑफकोर्स 2 kg होगा। क्यों होगा भाई 2 kg? 2 kg इसलिए होगा, जिसने भी 2 kg नहीं लिखा कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। 2 kg इसलिए होगा कि जब कोई भी रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट जब मिलते हैं तो मतलब आपका प्रोडक्ट जब बनता है, रिएक्टेंट मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, सेम ही चीज जाके मिल रही है। तो मास कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो मास तो दोबारा से बन ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात? ओके। तो ये लो बोलता है कि जो मास होता है वो रिएक्टेंट में भी जितना था और प्रोडक्ट में भी उतना ही रहेगा। क्लियर हो गई थी बात? लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे जो होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ। क्या बोलता है, इसकी थ्योरी को समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान से समझते हैं। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब समझो, ध्यान से समझो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इजी और बढ़िया एग्जाम्पल। देखो पानी का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, H2O। ठीक है, H2O ये क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मैं अगर एक ग्लास ऑफ वाटर लेता हूँ, एक ग्लास ऑफ वाटर लेता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि इस ग्लास ऑफ वाटर में मान लो 10 लीटर पानी है, 10 लीटर वाटर है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है 10 लीटर। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 10 लीटर पानी भरा हुआ है, पूरा का पूरा गिलास भरा हुआ है 10 लीटर पानी से। मैं आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। मैं आपसे ये नहीं पूछता कि पानी कितना है, मैं पूछता हूँ हाइड्रोजन कितना है, और या फिर मैं पूछ लेता हूँ कि इसमें ऑक्सीजन कितना है। तो उसको बताने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इस लॉ की, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कैसे? देखो आपको पता है कि इसके अंदर H2O तो प्रेजेंट है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि H कितना है और O कितना है। मतलब 10 लीटर तो पता है कि H2O है, लेकिन हाइड्रोजन कितना परसेंट होगा, कितने हिस्से में होगा, और ऑक्सीजन कितने में आएगा, वो समझना है। कैसे समझेंगे? देखो आपको पता है कि यहाँ पे मास जो होता है वो कांस्टेंट रहते हैं, उनका रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 2 रेशियो। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2:16, जो कि आएगा आपका यहाँ पे 1:8। मतलब क्या समझ में आया कि जो इस 10 लीटर के पानी के अंदर, 10 लीटर का जो आपका पानी, सिर्फ H2O है इसमें और कुछ भी नहीं है, H2O। तो
इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो एक हिस्से में होगा और 8वें हिस्से में आपका ऑक्सीजन होगा। आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कैसे, यहाँ पे 10 लीटर में कितना हाइड्रोजन है ये पता करना है, तो 10 लीटर में टोटल क्या था, 9 था। आपको हाइड्रोजन पता करना है तो 1/9 कर दो। 10 लीटर में अगर आपको ऑक्सीजन पता करना है तो 8/9 कर दो। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि 10 लीटर की जगह अगर 20 होता तो 20 में आपको टोटल कितना है, 9 है, और आपको पता करना है हाइड्रोजन तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 20 लीटर होता और यहाँ पे ऑक्सीजन पता करना होता तो यहाँ पे हम 8/9 कर देते। नहीं आई बात समझ, मुझे पता है नहीं आई, दोबारा समझाता हूँ। देखो ध्यान से सुनो कि यहाँ पे मैंने लिया H2O, क्लियर। यहाँ पे मैंने इनके मास का रेशियो निकाला, एक मॉलिक्यूल में मास का रेशियो कितना होगा। तो हाइड्रोजन का मास 1 है लेकिन 2 मॉलिक्यूल है तो 1 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो हियर वी गेट व्हाट, 1:8। तो जो हाइड्रोजन होगा वो हमेशा एक हिस्से में होगा और 8वें हिस्से में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक आपको कंटेनर देता हूँ या गिलास देता हूँ जिसके अंदर मैंने बोला कि इसके अंदर H2O भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, H2O से ये ऊपर तक भरा हुआ है। तो मैं पूछता हूं कि ये बता दो इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। तो यहां पे पूरे में से मैक्सिमम पार्ट में के ऑक्सीजन होगा कि हाइड्रोजन होगा, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन होगा, क्योंकि H2O के रेशियो में, मास के रेशियो में 8:1 के रेशियो में आपको H और ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। तो ये जो रेशियो रहेगा वो हमेशा दुनिया के किसी भी H2O पे चले जाओ, कहीं भी जाके H2O ले लो, ये रेशियो सेम रहेगा। तो ये बोलता है कि कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो हाइड्रोजन होगा वो 1 और जो ऑक्सीजन होगा वो 8वें हिस्से में मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो ये आपकी बात और इजी करने के लिए मैंने आपको समझाया, और इजी कर देता हूँ इस बात को। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले, तो इजी से इजी एग्जाम्पल उठाते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं हम CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब मैंने आपको एक कंटेनर में CO2 भर के दे दी है, ठीक है, और मैं पूछता हूँ इसमें कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ये पता करना है। तो ये पता चलेगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। आपको पता है कि जो कार्बन होता है उसका मास कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, लेकिन 2 टाइम होगा तो 16 × 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 12:32। इस रेशियो में आपको यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा। इसको अगर और छोटा छोटा कर दे तो कितना आएगा, तो 3:, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पे 3:8 आ जाएगा। मतलब कि जो आपको मैंने CO2 दिया एक कंटेनर में भर के, उसके 3rd पार्ट में आपको यहाँ पे कार्बन मिलेगा और 8 पार्ट में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। तो ये आपको ध्यान रखना है, CO2 इस तरीके से होगा और मैंने H2O बता दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने इसको डेप्थ में समझाया। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एटम के बारे में। आप बोलोगे हमने देख तो लिया एटम के बारे में, और डिटेल में देखेंगे एटम के बारे में। सिर्फ हमने ये पता किया था एटम किसने पता किया, कैसा होता है, ड्रॉबैक्स देखे डाल्टन की थ्योरी देखी। अब हम यहाँ पे देखेंगे एटम को डिटेल में, जो आज के टाइम पे हम एटम को पढ़ते हैं, आज के टाइम पे जो एटम के बारे में हमें पता होना चाहिए। एटम देखो क्या होता है, आपको पता है एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक एलिमेंट का होता है। इसको डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी डिवाइड किया जा सकता है। ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में डील करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है एटम। एटम्स ही तो आके मिलते हैं दो एलिमेंट्स के, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एटम आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एन आइडिया ऑफ the extremely small size of atom can be had from the fact that 5 मतलब 10 to the power 6 कॉपर एटम्स को अगर आप अरेंज करोगे आगे पीछे, एंड टू एंड, एक लाइन में, इस तरीके से एक के पीछे एक, अगर आप इतने कॉपर एटम्स को, मतलब कितने, 3, 5 × 10⁶ एटम्स को एक के पीछे एक अरेंज करोगे ना आप, तो तब जाके आपको वहां पे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस देखने को मिलेगी। इतना छोटा होता है एटम, ठीक है। साइज के बारे में समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको। कितना छोटा होता है कि आप यहाँ पे 35 × 10⁶ इतने आप कॉपर के एटम लो और उन एटम को एक के पीछे एक रख दो, इस तरीके से रख दो। तो इतने एटम्स को रखने के बाद में भी आपको सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर की वहां पे लाइन देखने को मिलेगी। इतना छोटा होता है एक एटम। क्लियर होगी बात। अगर मैं बात करूं कि एक एटम जो होता है उसकी
जो रेडियस होती है, एटम जो होता है उसकी जो रेडियस होती है उसको किस में मेजर किया जाता है? तो नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। किसमें? नैनोमीटर में। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि एटम को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखने पे कैसा दिखाई देता है एटम, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखने पे कुछ ऐसा दिखाई देता है एटम। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ दिखाई देता है, मतलब ये हनीकॉम्ब जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको एटम के बारे में बात याद रखनी है। अब हमने क्या किया, हमको हर एक दुनिया में 118 टाइप के एलिमेंट्स मिल गए थे और अभी 2 नए और मिले हैं जिनको जोड़ना बाकी है। तो यहाँ पे 118 टाइप के एलिमेंट्स को अलग अलग नाम देना जरूरी था उनके हिसाब से, क्योंकि हर इंसान का नाम अलग होता तो एलिमेंट के उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अलग नाम देना जरूरी था। तो हमने उनके नाम दिए, उसके साथ उनका सिंबल दे दिया लिखने के लिए। का मतलब क्या होता है? सिंबल इज अ थिंग विच रिप्रेजेंट्स और स्टैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर एटम। जैसे सोडियम को हम Na से बोलते हैं, है ना, आयरन को Fe से बोलते हैं, फेरस, और कैल्शियम को हम Ca से बुलाते हैं। इस तरीके के सिंबल उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले क्या किया था, डाल्टन ने अपने सिंबल दिए थे। आज तो हम NaFeCa बोलते हैं, लेकिन जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी तो उन्होंने NaFeCa नहीं दिया था। उनके कुछ सिंबल्स ऐसे थे, ऑक्सीजन के लिए सिर्फ O बना दिया, कार्बन के लिए उस O को डार्क कर दिया, हाइड्रोजन के लिए एक डॉट बना दिया बीच में, फास्फोरस के लिए मर्सिडीज वाला साइन बना दिया, सल्फर के लिए क्रॉस बना दिया। इनको याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि डाल्टन ने सिंबल दिए थे अपने, और मर्क्यूरी के लिए डॉट 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 लगा दिया। ठीक है, लेकिन आज के टाइम के जो मॉडर्न सिंबल्स होते हैं वो कुछ ऐसे उनके नाम के हिसाब से होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से इनका नियॉन, इन सब का अलग अलग सिंबल होता है जिनके हिसाब से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। देखो, किसी भी एटम का जो मास होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? एटॉमिक मास का बेसिक मतलब होता है कि उस एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो बाहर के जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो रिएक्शन में आते और जाते रहते हैं, लेकिन जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है? जो चीज़ आती और जाती नहीं रह सकती, जो कि होती है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जो मास होता है किसी भी एटम का वो उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मास होगा वो इक्वल होगा न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन के बराबर। याद रखना, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की कोई भागीदारी नहीं होती किसी भी एटम के मास में। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जब ऐड होगा तो एटॉमिक मास बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, देते हैं, आयन बनाते हैं, लेते हैं। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस पे ही टिका रहता है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द मास जो होता है एटम का वो किस पे डिपेंड करता है? तो उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, न्यूक्लियस पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल इन नेचर होता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके ऊपर। तो ये जब रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन को तो उससे तो हो सकता है कि मास बढ़े घटे, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है उनका जो नंबर है वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके से एटम्स एग्जिस्ट करते हैं? पहला, एटम्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी मिल सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है आयंस की फॉर्म में मिलना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज आयन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैम। मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल का अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जब दो एटम मिल जाते हैं, जब दो एटम मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्लियर? और दो आयंस क्या होते हैं? इसमें भी दो एटम मिलते हैं तो एक आपका आयन बना लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझना है मॉलिक्यूल्स का मतलब है दो एटम मिल गए, और आयंस का मतलब भी है दो एटम मिल गए। अब दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा कि फिर एक ही नाम दे देते, या तो मॉलिक्यूल बोल देते या फिर एटम बोल देते। देखो ध्यान से सुनो, मॉलिक्यूल्स को समझते हैं। इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मतलब इसमें किसी इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कोवैलेंसी होती है। कोवैलेंसी का मतलब, जैसे ऑक्सीजन को आपने हमेशा ऐसे नहीं लिखा देखा होगा, आपने हमेशा
O2 की फॉर्म में लिखा देखा होगा। तो ये ऑक्सीजन का एटम नहीं है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इस केस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में ही मिल रहा है, मतलब कोवैलेंसी कर रहा है, और क्या बन रहा है आपका यहाँ पे O2 बना रहा है। तो दिस इज द मॉलिक्यूल। जब आपका कोई भी सेम एटम मिलके सेम एटम से मिलके रहे, क्यों भाई मिलके क्यों रहता है? अगर ये मिलके नहीं रहेगा, आपको पता है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है उसमें 8 होते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट होना जरूरी होता है किसी भी एटम के एग्जिस्टेंस के लिए। तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एक को दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक को देता है। नहीं समझ आ रहा, देख समझा देते हैं। मान लेते हैं ये एक क्या है आपका न्यूक्लियस है, किसका, ऑक्सीजन का। ये पहला ऑर्बिट है और ये आपका दूसरा ऑर्बिट है। क्लियर होगी बात? ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 आपके क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। तो 1 and 2 3 4 5 and 6। क्लियर? ये एक ऑक्सीजन है, O है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम है। और सिमिलरली यहाँ पे ये आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आता है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है। इसमें भी इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, और दूसरे में होते हैं यहाँ पे 6। 1 2 3 4 5 and 6। क्लियर? अब क्या ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये बोलता है कि मेरे को जिंदा रहने के लिए ना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करनी है, मुझे मतलब 8 कंप्लीट करना है मेरा। तो ये वाला जो उसके पास में ऑक्सीजन खड़ा हुआ होगा, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा होगा, तो वो साइड वाले मॉलिक्यूल से बोलेगा, साइड वाले एटम से बोलेगा मुझे आपके 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ये वाला ऑक्सीजन जो होगा वो इसको बोलेगा कि तू मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसको बोलते हैं कोवैलेंसी, मतलब तू भी खा मैं भी खाऊं, दोनों खुश। तो ऐसे में बनता है मॉलिक्यूल। तो ये बन जाता है O मिलके O2। तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कंपाउंड की फॉर्म में भी देखो, कंपाउंड की फॉर्म में किस तरीके से, ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में जब मिले, जहाँ पे कोई भी एक लेने वाला एक देने वाला ना हो, दोनों ही एक दूसरे को साझा कर रहे हो, दूसरे को क्या कर रहे हो, कोवैलेंट कर रहे हो, कि तू भी इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे 2, मैं तुझे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, आराम से दोनों मिल बांट के रहेंगे। तो जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, पहला फॉर्म जो कि है आपका यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन का हमने देखा। समझ में आ गई बात? ओके। अब यहां पे देखेंगे मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। समझ पा रहे हो? मतलब कंपाउंड्स भी एक दूसरे से कोवैलेंसी करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे CH4, जिसको मिथेन बोलते हैं। ठीक है, H2O भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, या कार्बन और हाइड्रोजन है, वो एक दूसरे से मिल बांट के इलेक्ट्रॉन्स को रह रहे हैं। ये कंपाउंड फॉर्म है। पिछले वाला मॉलिक्यूल का कौन सा फॉर्म था? एलिमेंट फॉर्म था। तो समझ में आ गई बात? जब एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर सेम ही एलिमेंट का एटम सेम ही एलिमेंट के एटम से मिलता है तो यहाँ पे एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनता है। और यहाँ पे अगर 2 अलग अलग मिलते हैं और वो भी क्या करते हैं, कोवैलेंसी शो करते हैं, तो मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड बोले जाते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? ओके, समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे आयंस की। देखो आयन कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं यहाँ पे सोडियम का। सोडियम के एटम को देखते हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट। और सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। और ये दूसरा ऑर्बिट हो गया। हर एक एटम को जिंदा रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए अपना आउटरमोस्ट शेल फुल करना पड़ता है। तो पहले में 2 आ गए, 11 में से 2 गए तो 9 बच गए। कितने बच गए? 9 बच गए। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 तो आ नहीं सकते क्योंकि दूसरे ऑर्बिट में तो सिर्फ 8 ही आते हैं। तो जितने चाहिए थे उतने आ गए। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ये बोलेगा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास फ्री है, इसको कोई ले लो। तो ये क्या है, डोनेट कर रहा है, दे रहा है। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। और दूसरा कोई ना कोई भूखा घूम रहा होगा, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन बोलता है कि मेरे पास ना 17 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट।
क्लियर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज रहते हैं वो देख लेते हैं। पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 फिल हो गए, तो कितने हो गए? 10 हो गए। लास्ट वाले में बचे सिर्फ 7। लास्ट वाले में बचे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। चाहिए कितने? 8, एक चाहिए। तो ये इसको बोलेंगे कि इसको एक की जरूरत है, तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, ठीक है, या पार्टिकल। तो इसके पास जैसे ही सोडियम आता है ये बोलता दे दे यार, ये वाला जो तेरे पास एक्स्ट्रा है वो मुझे दे दे, और हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो इसको बोलेंगे दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव अट्रैक्शन। तो ये मिलके क्या बनाएंगे? NaCl। इसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आयंस कैसे बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो आयंस बनते हैं, मिलके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, आयनिक कंपाउंड मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं केमिकल फॉर्मूलेस। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है? केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको वैलेंसीज आना चाहिए। वैलेंसीज कैसे आनी चाहिए? आपको यहाँ पे हर बार स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, वैलेंसीज आपको पता होगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाओ, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला के तो आप बोलोगे कि ये लो HO बन तो गया। आपने HO क्यों नहीं लिखा? आपने H2O क्यों लिखा? ये क्वेश्चन होना चाहिए ना कि ये H2O क्यों लिखा गया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलना था तो HO लिख देते, H2O क्यों लिखा, है ना? यही तो दिमाग में आता है। ओके, मैं समझाता हूँ क्यों होता है H2O। जब हाइड्रोजन होता है उसकी वैलेंसी होती है 1 और जो ऑक्सीजन होता है उसकी -2। तो हम माइनस वाइनस नहीं लगाते हैं, साइन नहीं लगाते, हम सिर्फ इनकी वैलेंसी को नीचे लिख देते हैं इनके, और यहाँ पे हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरीके से फॉर्मूले इस तरीके से बनते हैं। और इनके बेस में मतलब सब स्क्रिप्ट में इस तरीके से H के तो नीचे 2 लिखा जाएगा और ऑक्सीजन के नीचे 1 लिखा जाएगा। 1 को लिखो या मत लिखो तो H2O आपका बन गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पे NaCl। NaCl में आपने Na2Cl क्यों नहीं लिखा? NaCl ही क्यों लिखा? तो Na की होती है 1 वैलेंसी, Cl की होती है 1 वैलेंसी। इसको कर देते हैं इसके पैर पे, इसको कर देते हैं इसके पैर पे, तो यहाँ पे बन गया Na1 और Cl1। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप NaCl भी लिख सकते हो, 1 लिखोगे तभी भी गलत नहीं है। इसी तरीके से CO2 की बात कर लेते हैं, ठीक है, CO2 की बात कर लेते हैं। CO2, तो यहाँ पे जो आपका वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? वो होती है यहाँ पे 4। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है और यहाँ पे ये होता है 2 का। तो आप बोलो 4 और 2 लिख दो ना, नहीं, यहाँ पे हम जो कट रहा होता है उसको काट देते हैं, जो रेशियो में कट रहा होता है, तो यहाँ आएगा 2:1। तो जो 1 होगा वो C के साथ, 2 होगा वो O के साथ, तो यहाँ बनेगा C1 और O2, जिसको हम CO2 लिख देते हैं। इस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म होते हैं, इस तरीके से फॉर्मूलाज बनते हैं। क्लियर? अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट देखने वाले हैं, जो कि है आपका मोल कॉन्सेप्ट। देखो मोल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मोल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज 1 मोल? इसको कैसे समझेंगे? देखो मोल कॉन्सेप्ट एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसको लैब में जाके ही सीखना पड़ेगा हमको। तो हम लैब में गए, आप लैब के अंदर खड़े हुए हो या हम सब लैब के अंदर खड़े हो, मैंने आपसे बोला एक काम करो, वहां पे सारे तरीके के एलिमेंट्स रखे हुए हैं। मैंने आपसे बोला एक काम करो, 1 मोल ये टेस्ट ट्यूब पकड़ो और 1 मोल सोडियम लेके आओ। क्या बोला मैंने? 1 मोल सोडियम लेके आओ। आप गए, टेस्ट ट्यूब को उठा के लेके गए, आपने सोडियम को काटा, आपने देखा ये रहा सोडियम, आपने काटा। अब आप 1 मोल कैसे लेके आओगे, कितना लेके आओगे, इस टेस्ट ट्यूब में कैसे डालोगे, तो उसको समझना है बस इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में। आपने टेस्ट ट्यूब को रखा किसके ऊपर? वेइंग मशीन के ऊपर। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जिसका भी 1 मोल लेने जा रहे हो उसका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 22.98, ठीक है, 22.98, मतलब राउंड फिगर में देखें तो 23 ही होता है। तो आपको पता है कि इतना इसका एटॉमिक मास है। चाहे मैं एल्यूमिनियम का बोलता, चाहे मैं किसी का भी बोलता, आपको उसका पहले एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि सोडियम का एटॉमिक मास आपने देख लिया, वहां पे लिस्ट लगी हुई थी कि हाँ 22.98 है। आपके पास टेस्ट ट्यूब भी है, सोडियम भी है और मास भी पता है। आप जाओगे तोलने वाली मशीन पे, वेइंग मशीन पे, वहां पे टेस्ट ट्यूब को रखोगे कि रख दी टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर काट काट के सोडियम को डालोगे। कब तक डालोगे? जब तक उस वेइंग मशीन में 22.98 ग्राम, ध्यान से सुनना, ग्राम लिखा नहीं आ जाता। जैसे ही यहाँ पे 22.98 ग्राम आता है, तो ये जो अमाउंट आपने लिया है, ये जो अमाउंट आपने सोडियम का लिया है, वही आपका 1 मोल ऑफ सोडियम होगा। दिस सोडियम इज द 1 मोल ऑफ द सोडियम। कितना? उसके एटॉमिक मास को ग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दैट अमाउंट इज द 1 मोल ऑफ द सोडियम।
क्लियर? ओके, अब ये बात तो ठीक है, 1 मोल तो समझ आया। अब आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं कि ये बता दो कि जो आप 1 मोल सोडियम लेके आए हो ना, इसमें कितने सोडियम के एटम प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें कितने सोडियम के एटम प्रेजेंट है, ये भी बता दो लगे हाथ, वो कैसे बताओगे? तो उसके लिए आपके एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, उन्होंने एक नंबर दिया था, उस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। उन्होंने बोला दुनिया में किसी भी एलिमेंट का 1 मोल लोगे तो उसके अंदर जो नंबर होगा एटम्स का या पार्टिकल्स का, वो होगा 6.0221415 इंटू 10⁻23। तो अब इतना बड़ा नंबर याद नहीं करना आपको, 6.022 याद रखना है इंटू 10⁻23, बस इतना याद रखना है। दुनिया में किसी का भी 1 मोल आप उठा के लेके आओ, उसके अंदर मैं बोलूँ इसके अंदर कितने एटम्स हैं, तो वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे मैं आप 1 मोल एल्यूमिनियम लेके आए मेरे पास कि सर ये ना 1 मोल एल्यूमिनियम है, मैं बोलता हूँ ओके, तो मैं बोलता हूँ इस एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के एटम्स कितने हैं, तो आप गिनने बैठोगे, है ना, आपकी 2-3 पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करते हुए एवोगैड्रो ने नंबर दे दिया कि दुनिया में किसी का भी 1 मोल लेना, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम मिलेंगे ना, वो मिलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? इतनी बात इन्होंने समझा दी। तो आपको समझ में आया कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल मतलब किसी का भी 1 मोल जो होता है वो ग्राम एटॉमिक मास होता है। ठीक है, फॉर्मूलाज रटो मत, ग्राम। जैसे मैंने बोला कि बताओ कि एल्यूमिनियम का बताओ, चलो सोडियम का छोड़ो, आप एल्यूमिनियम का 1 मोल लो, तो एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास के बाद एल्यूमिनियम को टेस्ट ट्यूब में डालो, जितना मास था उतना ग्राम एल्यूमिनियम आप मेरे पास लेके आओगे, बोलोगे ये 1 मोल है। समझ में आ गई बात? मैं बोलूंगा इसके अंदर एल्यूमिनियम के एटम्स कितने हैं, आप बोलोगे एवोगैड्रो ने बताया था 6.022 इंटू 10⁻23। यस, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। अब आपको क्लियर हुई होगी बातें, क्लियर होगी बात? ओके, तो 1 मोल समझ आया आपको। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। और जो मैं क्वेश्चन वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करना है, लेकिन दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर योर होमवर्क कि आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ आया कि नहीं। ध्यान से सुनो, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। आपको ये बताना है आपके पास में 4 मोल, ऑलरेडी 4 मोल एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, 1 मोल नहीं 4 मोल, तो उसका मास कितना होगा। तो आपको 1 मोल एल्यूमिनियम का मास पता होना चाहिए, उसके एटॉमिक मास के बराबर उसका 1 मोल का मास होता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सिंपल। तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों चीज़ों को, पीडीएफ का और क्वेश्चंस का। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तुरंत और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 नेक्स्ट चैप्टर को सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।